Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम TGT इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इसमें 60 क्वेश्चंस हैं और ध्यान रखें 60 के 60 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कोई बात नहीं करेंगे। चलिए टेस्ट पेपर ही शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ did not give the poem the title to the prelude. He only called it poem to college. Then who gave the title the prelude? आपको बताना है प्रिल्यूड 1805 में कंप्लीट हो जाती है और 1850 में पब्लिश होती है। तो जब ये पब्लिश होती है तब इसका नाम प्रिल्यूड दिया जाता है। आपको बताना है कि इसको प्रिल्यूड टाइटल किसने दिया। डोरेथी ने, एसटी कॉलेज ने, क्रिस्टोफर हिज यंगेस्ट ब्रदर ने या मैरी हचिंसन ने। तो इनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है 1850 में, तो इसको टाइटल देती हैं इनकी वाइफ मैरी हचिंसन। सेकंड है विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट इमोर्टैलिटी ओड, या जिसे ग्रेट ओड भी कहते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ ओड। ये किस प्रकार का ओड है? ये 4 पॉइंट हैं इसमें से एक जो है सही नहीं है, बाकी इसी ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड, या द ओड द काइंड इन्वेंटेड बाय अब्राहम कॉले, या वर्ड्सवर्थ borrowed द फॉर्म ड्राइडन्स ओड अलेक्जेंड्रिया फीस्ट। और फोर्थ है इट इज इरेगुलर पिंडारिक ओड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सूट नहीं करता है? वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये रेगुलर पिंडारिक ओड नहीं है, क्योंकि अब्राहम कॉलो को फॉलो किया है ड्राइडन ने, और ड्राइडन की अलेक्जेंड्रिया फीस्ट को फॉलो किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो अब्राहम कॉले ने जो पिंडारिक ओड लिखे वो इरेगुलर फॉर्म में लिखे, ठीक है। तो ये ओड भी रेगुलर फॉर्म में नहीं है, इरेगुलर फॉर्म में है। थर्ड क्वेश्चन है द प्रिल्यूड इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए लार्ज वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। किसका है? एक्सकर्सन का है, रिक्लूज का पार्ट है, थॉर्न का पार्ट है, या रूइंड कॉटेज का पार्ट है? तो आपको बताते चलें, इन्होंने प्लानिंग की थी रिक्लूज को एक बड़ी पोइम बनाने की, तो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में द प्रिल्यूड को रखा था। तो आपका ऑप्शन बी है। वैसे तो आपको ये सारे पता होंगे क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट अमॉन्ग लूसी पोइम्स। देखिए लूसी पोइम्स में 5 पोइम की सीरीज है, जिसमें जर्मनी के गॉसलर में लिखी गई थी 1799 में, और एक पोइम 1801 में लिखी गई। तो आपको बताना इन चारों पोइम्स में से कौन सी पोइम लूसी सीरीज की नहीं है। तो आपका ऑप्शन है डी, जो लूसी ग्रे नाम की पोइम है ये लूसी सीरीज की नहीं है, बाकी 3 पोइम्स लूसी सीरीज की हैं। और कौन कौन सी पोइम्स लूसी सीरीज में है? 5 पोइम्स हैं, तो उनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऑफ जॉय ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स what was so fugitive. These lines have been taken from the poem. आपको ऑप्शन बताने, टिंटन एबे से ली गई हैं, इमोर्टैलिटी ओड से ली गई हैं, टू मिल्टन या पील कैसल से ली गई हैं। आप सोचते रहिए, तब तक हम इसके एक्सप्लेन को पढ़ते हैं। ओ जॉय, बड़ी ही खुशी की बात है। दैट इन आवर एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है राख, बची हुई जो राख होती है अंगीठी की, उसको एम्बर्स बोलते हैं। इज समथिंग डेथ दैट लिव, कुछ ऐसा है जो अभी भी जीवित है। तो यहाँ पर
स्मृति की बात हो रही है कि हमारी स्मृति रूपी जो अंगीठी है उसकी आग में अभी भी कुछ स्मृतियां हैं जो तरोताज़ा हैं। दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फॉरगेटेड, ये अपना मनुष्य का स्वभाव है, उसको अभी भी याद किए हुए है, जो बचपन को याद किए हुए है, जो बहुत भगोड़ा टाइप का है, बड़ा जल्दी भाग जाता है। तो यहाँ पर बचपन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। तो ये पोइम आपने सोच ली होगी, तो ये पोइम आपकी इमोर्टैलिटी ओड है। ऑल लूसी पोइम्स वर रिटन इन गॉसलर, जर्मनी इन 1799 एक्सेप्ट वन, विच वन आपको बताना है। तो आप अभी हम बात कर रहे थे कि जो पांचों लूसी सीरीज की पोइम है वो हैं स्ट्रेंथ फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड सावर, जिसको एजुकेशन ऑफ नेचर कहते हैं, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये 5 पोइम्स हैं लूसी सीरीज की। तो इसमें से जो ऑप्शन सी की पोइम है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, तो ये 1801 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंग्लैंड में आके लिखी। जब वो वहाँ से लौट आते हैं तो इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं, वहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु सजेस्टेड वर्ड्सवर्थ टू ऐड एन एपिग्राफ, माई हार्ट लीव्स अप, टू द reprinted version 1815 of the Ode on Intimation of Immortality। देखिए 1815 में इंटीमेशन ओड का रिपब्लिकेशन होता है। तो इस पब्लिकेशन में रेनबो पोइम की लाइंस को इसमें ऐड कर देते हैं। तो आपको बताना है ये किसकी सजेशन पर ऐड करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न तो ये है ही, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो रेनबो पोइम का एपिटैफ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में कब जोड़ा गया। तो 1815 में जोड़ा गया, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो इसके ऑप्शन जो हैं हेनरी क्रैब रॉबिन्सन हैं, इनकी सलाह पर ये 1815 में रेनबो पोइम को इसमें जोड़ देते हैं एज एन एपिटैफ। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर व्हाट फॉर द इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्ट फॉर द डिक्लाइन इन सेलेसियल पावर। तो सेलेसियल पावर का अर्थ है कि जब बालक पैदा होता है तो दिव्य ज्योति, इनके पूर्व जन्म की जो ज्योति है उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। धीरे 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 उस सेलेसियल पावर में डिक्लाइन होता है। तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया के लिए किससे उन्होंने बारो किया है। ऑप्शन है हेनरी बॉगन, एस.टी. कॉलिस, जॉन डन या टॉमस कैरियो। तो ऑप्शन सोच ही लिया होगा। हेनरी बॉगन की पोइम है रिट्रीट। तो ये रिट्रीट पोइम से इन्होंने इसको बारो किया है, हेनरी बॉगन। तो ऑप्शन तो ए हो ही गया आपका। क्वेश्चन नंबर है 9th, 8 हो गए, हाँ ये 9th है। तो इसमें पहले पढ़ लीजिए, अ प्रेजेंस एक उपस्थिति, दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट, एक उपस्थिति है। तो यहाँ पर प्रकृति में कुछ ऐसी उपस्थिति की, आत्मा की उपस्थिति की बात करते हैं। दैट डिस्टर्ब मी विद जॉय, जो मेरे को आनंद के साथ कचोटती है, यानी कि आनंद भी डिस्टर्ब करता है। ऑफ एलिवेटेड थॉट्स अ सेंस सबलाइम, उच्च विचारों की, और जो सेंस है वो भी उच्च है। ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज, और कुछ ऐसा है जो बहुत घनिष्ठ रूप से इंटरफ्यूज माने घुला मिला है। हुज ड्वेलिंग इज इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जिसका निवास सेटिंग सन में है, राउंड ओशन में है, एंड द लिविंग एयर एंड इन द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन, हर जगह है उसका। मोशन एंड स्पिरिट, ये गति है और स्पिरिट है। दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो सभी सोचने वाली चीज़ों को उकसाती है, प्रेरणा देती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स,
सभी वस्तुओं को, सभी विचारों को, दैट रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, जो सारी चीज़ों में घूमता है। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब आपको ये बताना है भाई, ये जो पोइम है ये आपकी टिंटन एबे है, टिंटन एबे में है। तो इस टिंटन एबे में जो विलियम वर्ड्सवर्थ का लव ऑफ नेचर है, प्रकृति के प्रति प्यार है, वो 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। तो आपको बताना है इस लाइन्स में, इन लाइन्स में किस स्टेज की बात की गई है। तो पढ़ लेते हैं। विच स्टेज ऑफ हिज लव ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब इन दीज लाइन्स, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज। तो ये आपका है थर्ड स्टेज, क्योंकि 3 ही स्टेज में टिंटन एबे में डेवलप होता है, और वैसे फोर्थ स्टेज में है, लेकिन इसमें थर्ड स्टेज है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज का मतलब, देखिए पहली स्टेज की बात कर ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में एक लड़कपन की बातें होती हैं, जिस प्रकार एक हिरण का बच्चा उछल कूद करता है, उसी प्रकार लड़कपन में कभी उछल कूद करता है। सेकंड स्टेज में सेंसुअस लव के बारे में बात करता है, हर चीज़ में अपना सेंस देखता है, जिसको कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन। और थर्ड स्टेज में प्रकृति की हर चीज़ में जो है आत्मा के दर्शन करते हैं। तो उस आत्मा के दर्शन को कहा जाता है, जो आपकी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को कहते हैं मिस्टिकल पैनिथिज्म, अर्थात हर ऑब्जेक्ट में ईश्वर के दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करना। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगले पढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया है? लव फॉर नेचर व्हेन हिज सोल बिगिन टू सी द सोल ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की आत्माओं को शुरू कर देते हैं। चलिए इसी से और प्रश्न बना है। देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं, भूलेंगे नहीं, एक बार में याद हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इन टिंटन एबे सीम्स टू डेवलप इन 3 स्टेजेस। फाइनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टेजेस वाला। फाइनली हिज लव ऑफ नेचर डेवलप टू सी द सोल, अ सोल इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। दिस फिलॉसफी इज कॉल्ड, अभी तुमने बोला था, मिस्टिकल पैनिथिज्म, जिसको बोलते हैं रहस्यमयी सर्वेश्वरवाद। तो सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है कि हर जगह ईश्वर है, हर जगह ईश्वर की आत्मा है। अब 11th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिक्लूज वॉज प्लान्ड एज ए 3 पार्ट मास्टरपीस। 3 पार्ट में इसको बनाना था, और जिसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रील्यूड रखा गया था, बट ट्रेजिकली रिमेन्स अनकम्प्लीटेड। द रिक्लूज 3 पार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू, ये 3 पार्ट जो रिक्लूज के हैं किससे कंपेयर किए जाते हैं? ऑप्शंस है द बॉडी ऑफ एन एम्पीथिएटर, द बॉडी ऑफ अ गॉथिक नॉवेल, गॉथिक चर्च, द बॉडी ऑफ ए गॉथिक एबे, या द बॉडी ऑफ ए गॉथिक फोर्ट। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, द गॉथिक चर्च। तो द बॉडी ऑफ ए गॉथिक चर्च। देखिए गॉथिक चर्च की बनावट इस प्रकार होती है, ये है गॉथिक चर्च। तो इस चर्च के आगे ये पोर्टिको होता है, पोर्टिको। तो इसके पोर्टिको में इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में क्या रखा गया था? आपका प्रील्यूड, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट था, सेकंड पार्ट में एक्सकर्शन थी, और थर्ड पार्ट इनकम्प्लीट था। देखिए क्या इन्होंने बांटा है वो देख लेते हैं। तो प्रील्यूड इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन था वो एंटी चैपल पोर्टिको था, जिसमें प्रील्यूड था, और फर्स्ट पार्ट में बुक फर्स्ट थी, होम एट ग्रासमेयर, और सेकंड पार्ट में इसका टफ ऑफ प्रिमरोसिस, ये कविताएं हैं। और आपके जो सेकंड पार्ट में एक्सकर्शन था, जो कि 9 बुक्स में पोइम है एक्सकर्शन, ये सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट आपका कभी लिखा ही नहीं गया। तो कुल मिला के ये 3 पार्ट की प्लानिंग थी, जिसके इंट्रोडक्टरी में आपका प्रील्यूड था। ये पूरा रिक्लूज का ये रूपरेखा है। उम्मीद करें समझ में आया गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिस्ट, इनमें से कौन सा ड्रामेटिस्ट नहीं है? बेन जॉनसन, बायरन, इलियट या फ्लेचर? तो देखिए बेन जॉनसन तो ड्रामेटिस्ट हैं ही एलिजाबेथन एज के। बायरन आपके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो और इलियट तो ड्रामेटिस्ट हैं, इलियट ने तो ड्रामा लिखे ही हैं। और फ्लेचर तो जैकोबियन एज के ड्रामेटिस्ट हैं। तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। अगला है, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिजियाक पोइट? एलिजियाक पोइट इनमें से कौन ग्रेटेस्ट है? ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, हार्डी या टेनिसन? तो देखिए जो आपके मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने मित्र और अपने पिता के लिए बहुत एलिजीज लिखी हैं। इनकी एलिजीज फेमस हैं, ठीक है। तो आर्नोल्ड का नाम आता है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका। एन अलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, किस स्टेंजा की लास्ट लाइन है? ऑटबा राइमा की है, राइम रॉयल, स्पेंसर स्टेंजा की या टर्जा राइमा की? टर्जा राइमा है। तो अलेक्जेंडर का मतलब होता है 6 फीट लाइन या जिसमें 12 सिलेबल होते हैं। और स्पेंसर स्टेंजा में शुरू की जो 8 लाइनें होती हैं वो आपकी आइएम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और जो 9th लाइन होती है वो आइएम्बिक हेक्सामीटर होती है, जिसको अलेक्जेंड्रियन कहा जाता है। The term used by Aristotle Poetics to indicate the movement of recognition in which character moves from ignorance to knowledge. ट्रेजेडी में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ करेक्टर अपने अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है, तो उसकी सिचुएशन जो है क्या कहलाती है? उस टर्म को क्या कहते हैं? हेमर्सिया कहा जाता है, कैथारसिस कहा जाता है, या एनाग्नोरेसिस कहा जाता है, या कैटास्ट्रॉफी? देखिए हेमर्सिया डिफेक्ट इन करेक्टर होता है, कैथारसिस फीलिंग ऑफ परगेशन होती है, और एनाग्नोरेसिस होता है इग्नोरेंस टू नॉलेज, और कैटास्ट्रॉफी इसका अंत होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, एनाग्नोरेसिस। क्वेश्चन 16 है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक। तो रिवर्सल ऑफ जो फॉर्च्यून कहलाता है वो मेरे हिसाब से तो पेरीपेसिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, पेरीपेसिया, क्योंकि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून यही कहलाता है। क्योंकि ये हेमर्सिया डिफेक्ट इन कैरेक्टर होता है, कैथारसिस तो जानते ही हो आप, और एपिस्टल तो लेटर होता है। व्हाट इज एसाइड? तो आप अच्छी तरह एसाइड को जानते हैं, कौन इसमें से अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रहा है वो पॉइंट आपको छांटना है। एड्रेस इन वर्ड्स दैट अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ठीक। एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक, या नॉट पेइंग अटेंशन? तो मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि एसाइड में जो करेक्टर होता है वो ऑडियंस को एड्रेस करता है और उसको दूसरे करेक्टर्स जो होते हैं स्टेज पर वो नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पोइम मैरियाना बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज मोटिवेटेड बाय वर्क ऑफ शेक्सपियर। तो मैरियाना शेक्सपियर के किस वर्क से मोटिवेटेड होकर के कंपोज की गई है? ऑप्शंस हैं, मेजर फॉर मेजर, अथेलो, विंटर्स टेल, या रोमियो एंड जूलियट? तो ये आपका ऑप्शन ए है, मेजर फॉर मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या ध्यान रखेंगे। मिटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच चेंज ऑफ नेम होता है, या अ पार्ट फॉर द होल होता है, या आस्क या क्वेश्चन, या इनमें से नन? तो मेरे हिसाब से तो चेंज ऑफ नेम होना चाहिए, क्योंकि
हम बात करें वी आर रीडिंग शेक्सपियर, तो इसका मतलब हम शेक्सपियर को नहीं, शेक्सपियर के ड्रामाज को, प्लेस को पढ़ रहे हैं। तो चेंज ऑफ द नेम यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है द पावर ऑफ द क्राउन वॉज मोर्टेलिटी वीकेंड। जो क्राउन की पावर है वो कमजोर हो गई है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस अबव लाइन। आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो जैसे ही जो क्राउन को किया गया है, तो क्राउन सिंबलाइज करता है जो है राजा को। तो क्राउन चेंज ऑफ द नेम हो गया है। तो चेंज ऑफ द नेम है तो मेरे हिसाब से तो मेटोनमी होना चाहिए, और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए, ठीक है। अगले बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट इन विच सेंटीमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली बाय नेगेटिव बाय इट्स कंट्रेरी इज कॉल्ड। तो ऐसे सेंटीमेंट को एक नेगेटिव सेंटेंस के द्वारा, इन नेगेशन के द्वारा पॉजिटिविटी लाई जाती है। तो वो आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरन कहलाता है, लाइटोटीज कहलाता है, ओनोमेटोपोइया या मेटोनमी कहलाता है। तो देखिए लाइटोटीज जो होता है उसमें नेगेटिव के द्वारा पॉजिटिव होता है। देखते हैं क्या कहते हैं, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। ये तो कोई बुरा आइडिया नहीं है, इसका मतलब दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक। तो लाइटोटीज होना चाहिए। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज एबव लाइन्स नहीं है, बिलो लाइन्स की बात कर रहे हैं। तो ये एबव काट दीजिए, बिलो लाइन्स में देखिए। इन पर हमने 4-5 उदाहरण लिखे हैं, इनमें से सब में एक ही एग्जाम्पल है, एक ही फिगर ऑफ स्पीच है। द बिल्डर्स वर वर्किंग एट अ डिजी हाइट, ऐसी हाइट जहाँ से चक्कर आते हों। स्लीपलेस नाइट, बेचैन रातें। अ वंडरफुल डे, शानदार दिन। वाइड आइड अमेजमेंट, या ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। तो आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यू हैव योर ऑप्शंस, मेटोनमी, ट्रांसफर्ड एपिटफ, सिमली या लाइटोटीज। तो देखिए क्या होता है, दिन रातें बेचैन नहीं होती हैं, आदमी बेचैन होता है। हाइट डिजी नहीं होती है, बल्कि हाइट को देखकर लोगों को डिजी आती है, चक्कर आते हैं। डे वंडरफुल नहीं होता है, वंडरफुल व्यक्ति महसूस करता है। या वाइड आइड अमेजमेंट नहीं होता है, बल्कि अमेजमेंट से आंखें वाइड हो जाती हैं। और एंग्री फिंगर नहीं होती, बल्कि एंग्री व्यक्ति फिंगर को दिखाता है। तो ऐसे को हम ट्रांसफर्ड एपिटाइप कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव किसी और के आगे लगा है और लगना किसी और के आगे चाहिए था। अभी कुछ शेक्सपियर से प्रश्न होंगे। ड्यूरिंग शेक्सपियरियन लाइफ टाइम व्हाट मेजर डिजास्टर फोर्स्ड क्लोजर ऑफ लंदन थिएटर ट्वाइस। तो लंदन थिएटर किस डिजास्टर के कारण जो है क्लोज हुए थे? प्लेग के कारण हुए थे, या फायर के कारण हुए थे, फ्लड या ड्राउट। तो देखिए प्लेग हुआ था 1592 और 93 में। तो इस दौरान थिएटर जो है बंद कर दिए गए थे। और इसी दौरान बताते चलें कि आपके विलियम शेक्सपियर ने कोई प्ले तो नहीं लिखे थे, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण पोएम्स लिखी थी, नैरेटिव पोएम्स। एक वीनस एंड एडोनिस लिखी थी और दूसरा रेप ऑफ लुक्री लिखी थी 1593 और 1594 में। तो बड़ा सुंदर पोएम थी। चलिए, तो ये था आपका प्लेग के कारण। तो ऑप्शन आपका ए बन जाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्टर फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो लेजेंडर, हेलेना, हर्मिया, फर्डिनेंड। तो मेरे हिसाब से फर्डिनेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्डिनेंड जो आपका प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो टेम्पेस्ट का है। बाकी लेजेंडर जो है हर्मिया से प्यार करता है, हेलेना डिमेट्रिस से प्यार करती है। तो ऑप्शन डी हो गया। विच मैन डज हर्मियाज फादर वांट टू मैरी। तो किस से
हर्मिया के फादर जो है हर्मिया की शादी कराना चाहते थे, लेजेंडर से, डिमेट्रियस से, या थीसियस से, या फिलोस्ट्रेट से। तो देखिए हर्मिया प्यार करती है लेजेंडर से। अब लेजेंडर को हर्मिया के फादर पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हर्मिया की शादी डिमेट्रियस से हो, और डिमेट्रियस हेलेना से प्यार करता है। ठीक है, तो आप जोड़ी याद कर लीजिए, पेयर याद कर लीजिए, लेजेंडर हर्मिया और डिमेट्रियस हेलेना। ठीक है, ऑफ कोर्स द कोर्स ऑफ ट्रू लव इज नेवर डिड रन स्मूथ। जो सच्चे प्यार का जो भाग्य होता है, सच्चा प्यार जो होता है वो स्मूथली नहीं चलता, उसमें जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि मुसीबतें आती रहती हैं। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो ये इसी प्ले की बात हो रही है जिसे हम बोलते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, और ये बात लेजेंडर कहता है हर्मिया से। ठीक है, लेजेंडर हर्मिया से कहता है, लव लुक्स नॉट विद आइज, प्यार आंखों से दिखाई नहीं देता, बट द माइंड, विद द माइंड, एंड देयरफॉर द विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। यही कारण है कि जो पंखों वाला क्यूपिड है वो उसको ब्लाइंड बनाया गया है, ब्लाइंड पोता गया है। तो ये लाइन कौन कहता है और किस प्ले से ली गई है? यू हैव टू टोल्ड। ऑल्स बेट दैट एंड्स वेल, मिडसमर नाइट ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये बात मर्चेंट ऑफ वेनिस, सॉरी, मिडसमर नाइट ड्रीम में हेलेना कहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो गया, मर्चेंट, सॉरी, मिडसमर नाइट्स ऑफ ड्रीम। द लूनाटिक, ये तो किंग कहता है, द लूनाटिक, द लवर, द पोएट आर इमेजिनेशन ऑफ ऑल कंपैक्ट। तो ये बात किस प्ले की है? ऑल्स बेट दैट एंड बेल्स। ये बातें भी मिडसमर नाइट ड्रीम की है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके अधिकतर कोटेशन ले रखी हैं। कुछ मिल्टन पे प्रश्न है, आपको बताना है, अ गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट। तो एक मास्टर स्पिरिट की अच्छे ब्लड को गुड बुक माना जाता है। एम्बार्म्ड एंड ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पज टू लाइफ बियॉन्ड लाइफ, इसको संभाल के रखा जाता है, संजो के रखा जाता है इस दुनिया से दूसरी दुनिया के लिए। तो ये लाइन जॉन मिल्टन के किस वर्क में ली गई है? ऑन एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, कॉमर्स, या एलेग्रो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एरियोपेजिटिका, जो कि एक प्ली है फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। हु इज कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? कौन कहता है ये बात? टेनिसन कहते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं, या टॉमस कार्लाइल, या कीट्स कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, ये बात टेनिसन कहते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्वार्टरंस आर देयर इन मिल्टन सोनेट? तो मिल्टन सोनेट में कितनी क्वार्टरंस हैं? आप सोच के बताइए। 14 लाइन की कविता है, और ऑक्टेव और सस्टेट में बटी हुई है। इसमें 8 लाइनें होती हैं, तो 2 क्वार्टरंस हो गए। इसमें 6 लाइनें हो गई हैं, तो 2 टरसेट हो गए। तो नेचुरल है कि आपकी 2 क्वार्टरंस होने चाहिए और 2 टरसेट होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी हो गया, 2 टरसेट। अगला है, हाउ मैनी सोनेट डिड मिल्टन रोट? तो कितने सोनेट मिल्टन ने राइट किए? 18 का नाम आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। द डेविल इज सैटन सेकेंड इन कमांड। तो कौन सा डेविल जो है सैटन का सेकेंड इन कमांड है?
मैमन, सिन, मुलैच या बिलजेबब। तो जब सैटर्न जागता है तो सबसे पहले उसके बराबर में जो सेकंड इन कमांड होता है वो बिलजेबब होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन, ये तो सरल सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कस दिस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। तो एडम के साथ कौन करता है? देखिए, बुक 5 और बुक 6 में, इन दो बुक्स में राफेल जो है एडम और ईव को कॉस्मोलॉजी बताता है, और जो हेवन में 3 डेज का बैटल होता है बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटर्न्स आर्मी, 3 दिन का होता है, तो उसको राफेल बताता है। ठीक, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच सीन हैपेंस फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली इन पैराडाइज लॉस्ट। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट की समरी को मैंने पॉइंट टू पॉइंट फुल पढ़ाया है। एक बार 1 घंटे या शायद 1.5 घंटे का वीडियो होगा फुल में, आप देख लें और उसे पढ़ लें, तो कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बचना चाहिए, चाहे किताब आप पढ़ें या ना पढ़ें। सैटर्न एंड डेविल राइज अप फ्रॉम द लेक, या द सन इज चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड, गॉड एंड सन क्रिएट द यूनिवर्स, या द एंजल बैटल इन हेवन। तो चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वोकेशन शुरू होती है बुक फर्स्ट में, तुरंत ही फॉल ऑफ सैटर्न दिखाया जाता है और फिर वो अपने बिलजेबब को बुलाता है। तो फर्स्ट बुक और जो सेकंड बुक होती है वो आपकी हेल को दर्शाती हैं। तो जो क्रोनोलॉजिकली में पैराडाइज लॉस्ट में सबसे पहला जो आता है वो सैटर्न का फॉल आता है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें ठीक है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ बुक है वो फिर हेवन में पहुंचती हैं, तो उसमें जो गॉड हैं वो अपने सन को एज ए सेकेंड इन कमांड चूज करते हैं और गॉड को क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स को। फिर बुक 5th और 6 में बैटल दिखाई जाती है, और उसके बाद जो होता है फॉल ऑफ मैन दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हु ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड द हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न। तो देखिए, सैटर्न की आर्मी में जब 1/3 सैटर्न की आर्मी में एंजल्स होते हैं जो गॉड से बैटल करते हैं, उनमें एक एब्डियल भी होता है, लेकिन एब्डियल को जब एहसास होता है कि उसने गलती की है तो वो रिटर्न करता है ईश्वर की ओर, वापस लौट जाता है और सैटर्न से भी कहता है कि तुम्हें ईश्वर से क्षमा मांग लेनी चाहिए, जो हमने विरोध किया है, विद्रोह किया है, ईश्वर उसको माफ़ कर देंगे। तो एब्डियल इस बात जो है सैटर्न को समझाता है और स्वयं लौट करके ईश्वर के पास पहुंच जाता है, ईश्वर उसको माफ़ भी कर देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है इसमें ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो उत्तर लिखा ही है। खैर, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड इन हिज एंजल व्हाट डू द रिबल एंजल्स मेक। तो देखिए, ये बताते चलें, जो रिबल एंजल्स हैं पहले दिन तो हार जाते हैं। पहले दिन में जो माइकेल होता है वो सैटर्न को बीच से चीर देता है लंबी तलवार से। फिर भाई, जबकि सैटर्न और उसके जितने फॉलन एंजल्स हैं वो सब इमोर्टल होते हैं, तो वो फिर खड़े हो जाते हैं। सेकंड डे की बात है, वो एक कैनन बनाते हैं, तोप बनाते हैं, और उस तोप का सामना ईश्वर की सेना नहीं कर पाती है। तो ये डी ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज। तो हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं 3 बार पैराडाइज लॉस्ट में, और उसका नाम आपको बताना है टाइटेनिया, यूरानिया, वर्जिल या माइकेल। तो मेरे हिसाब से यूरानिया है, जो कि आपकी गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यूरानिया किसकी देवी है, तो गॉडेस ऑफ
एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अलेग्रो, इल पेंसर्सो या ट्रू लव। तो इसमें तो सरल सा प्रश्न है कि ट्रू लव इनकी पोइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मिल्टन्स वर्क। देखिए सामने डेट दी है, तो आपको पब्लिकेशन ईयर बताना है। और एजुकेशन 1644 में लिखा गया है, ठीक है। एरियोपैजिटिका 1644 में लिखी गई है, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए क्योंकि ये भी 1644 की है। लेसिडार्ट 37 का है जो इनकी एलजी है, और पैराडाइज लॉस्ट 67 की है। बाकी ठीक है, बाकी यही है एरियोपैजिटिका। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, कौन कहलाता है? जॉन मिल्टन, सॉरी मिलियन लिखा है, जॉन मिल्टन मान लीजिए, ठीक है इसको, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन कीट्स। तो स्पेंसर के जो है पोइटिकल सन के रूप में जॉन मिल्टन को ही जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड या ऑर्नामेंटल। तो भाई मैथ्यू आर्नोल्ड तो इसको ग्रैंड ही कहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन की पोएटिक स्टाइल को ग्रैंड कहा है। अब आपको एक बात और एक्स्ट्रा बता दें, यदि बुरा ना माने तो ग्रैंड स्टाइल होती क्या है। देखिए ग्रैंड स्टाइल होता है एक अच्छी पोएटिक डिक्शन, यानी कि पोएटिक डिक्शन कौन सी होनी चाहिए? फॉर्मल, फॉर्मल पोएटिक डिक्शन, एपिक सिमिली, और उच्च प्रकार की जो आपके मीटर है, जैसे उन्होंने ब्लैंक वर्स लिया है, और हाई सब्जेक्ट, हाई थीम। तो ये सारी चीजें मिलाकर के स्टाइल को ग्रैंड बनाती हैं, ठीक है। अगले पढ़ते हैं, ये प्रश्न थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने में शायद प्रॉब्लम होगी क्योंकि छोटा लिखा है। व्हेन द एक्ट ऑफ ऑब्लिवियन, तो एक्ट ऑफ ऑब्लिवियन 29 अगस्त 1660 में जब रीस्टोरेशन पीरियड होता है तो एक्ट ऑफ ऑब्लिवियन पास होता है। तो इसके द्वारा जो लोग भी किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या में इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्व थे, एग्जीक्यूशन में, तो उनको छोड़कर शेष सारे लोगों को चार्ल्स सेकंड ने माफ कर दिया था। तो मिल्टन भी उस माफीनामे में था, उनका नाम नहीं, उनको फांसी से बच गए थे। लेकिन इनकी 2 किताबें पब्लिकली, मिल्टन की 2 बुक्स जो हैं पब्लिकली जला दी गई थी। आपको बताना है वो 2 बुक्स कौन सी हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन द एक्ट ऑफ ऑब्लिवियन वाज इनेक्टेड ऑन 29 अगस्त 1660, मिल्टन वाज नॉट अमंग दोज हु वर लिस्टेड to suffer death penalty for their part in Charles' first execution. But on the other hand, a proclamation by the king demanded 2 works of John Milton be burned publicly. What are they? वो 2 वर्क के नाम बताने हैं। Tenure of King and Magistrate and Defensio Secunda। एक 2 वर्क हो गए। Defensio pro populo Anglicano and Iconoclast। सी ऑप्शन है दैट अ ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर एंड ऑफ रिफॉर्मेशन, या कोलेस्ट्रियन एंड रेडी एंड इजी वे टू एस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ। तो ये आपका ऑप्शन है इसमें बी। आपकी 2 किताबें डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो, या इन द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसको फर्स्ट डिफेंस भी कहते हैं, और दूसरी है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्टस, जिसको बोलते हैं इमेज ब्रेकर। और ये किताब आइकोनो बैसलाइक जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे उन्होंने लिखी थी। तो ये दोनों किताबें पब्लिकली जो है जला दी गई थी। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। तो आपके ऑप्शन बी, कौन सा? ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये तो पता ही है, मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। ठीक, आपको बताना ये लाइंस कहां से ली गई हैं। बिफोर द स्टारी थ्रेशोल्ड ऑफ जॉब्स कोर्ट माई मेंशन इज, यानी कि बिफोर द स्टारी थ्रेशोल्ड, तारों की देहरी से पहले, ऑफ जॉब के कोर्ट में मेरा निवास स्थान है, मेरी हवेली है। वेयर दोज इमोर्टल शेप्स ऑफ ब्राइट एरियल्स, जहां पर इमोर्टल शेप्स अमर आत्माओं की आकार के, ऑफ ब्राइट एरियल स्पिरिट्स, जहां पर चमकती हुई एरियल स्पिरिट्स रहती हैं, लिव इन स्पेसर्ड इंसेफियर्ड इन रीजन्स मिडिल ऑफ काम एंड सीरीन एयर अबव द स्मोक एंड स्टिर ऑफ द डिम स्पॉट। कह रहे हैं कि निर्मल वायु के क्षेत्र में और धुंधल के भरे स्थान पर मेरा निवास स्थान है। तो ये लाइंस आपको बतानी है कहां से ली गई हैं। तो ऑप्शंस हैं कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट, प्लेसिडस या एल एलेग्रो। तो जब कॉमस जो मास्क है शुरू होता है, तो शुरू होने से पहले आप जानते हैं कि अटेंडेंट स्पिरिट्स की डायलॉग से शुरू होता है। तो इसकी ये ओपनिंग लाइंस हैं। तो इस ओपनिंग लाइंस में जो अटेंडेंट स्पिरिट आप जानते हैं उसका रोल जो है हेनरी लॉयस ने प्ले किया था, तो वो ये बातें कहते हैं। ये ओपनिंग लाइन है आपके कॉमस द मास्क के। क्वेश्चन नंबर 46 है, मॉर्टल्स दैट वुड फॉलो मी लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्पिरिट चाइम, और इट वर्च्यू फी विल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। तो ये लाइनें भी कहाँ से ली गई हैं आपको बतानी है। तो ये लाइनें भी कॉमस की हैं, जो कि उस लेडी के बारे में, कॉमस की जो हीरोइन होती है वो लेडी, उसका नाम है, कोई नाम स्पेशल नहीं दिया गया है, तो उसकी लाइन्स हैं। तो ये लाइनें भी आपके कॉमस की हैं। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है, तो आपको बताना है कि एल एलेग्रो में विच वर्ड सिंग्स इन एल एलेग्रो, कौन सी चिड़िया गाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबिन गाती है, लार्क, स्पैरो या डव। तो मेरे हिसाब से तो नाइट रॉबिन होना चाहिए। मैंने तो नाइट रॉबिन देखा है। कौन सा? नाइट रॉबिन। तो आपका ऑप्शन ए है, नाइट रॉबिन। देयरफॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ मीडो, इसलिए मैं अभी भी चरागाहों को पसंद करने वाला हूँ, प्रेमी हूँ। एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स, जंगलों का, पर्वतों का, एंड ऑफ ऑल दैट बी बिहोल्ड, उस सब का मैं प्रेमी हूँ जिसको हम देखते हैं। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ एंड ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई ईयर, और ये सारा शक्तिशाली संसार जिसको हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। तो ये लाइन्स किस पोएम से ली गई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये टिंटन एबे की लगती हैं, क्योंकि ऐसी लाइनें टिंटन एबे में ही आती हैं। टिंटन एबे को बार बार पढ़ लेना, बहुत सारी लाइन्स पूछी जाती हैं, क्योंकि कई बार तो मैंने ही पढ़ी है, बहुत बार। चलिए अगले पढ़ते हैं। द साउंडिंग कैटरैक्ट, आवाज करते हुए झरने, हाउंटेड मी लाइक पैशन, मुझको एक भावना की तरह, वासना की तरह आकर्षित करते हैं। द टॉल रॉक, हाई द माउंटेन, द डीप एंड ग्लूमी वुड, लंबी ऊंची चट्टानें, पर्वत, गहरी और अंधेरे जंगल, देयर कलर एंड देयर फॉर्म्स, उनके रंग, उनकी रंग रूप, वर देन टू मी एन एपिटाइट, उस समय मेरे अंदर भूख जागृत कर देते थे। तो यहाँ पर ये अपने जब पहली बार जब आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, तब उनके बारे में बताते हैं कि उस समय ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती थी, मेरे अंदर भूख जागृत करती थी। तो कहाँ से ली गई ये लाइनें? तो ये लाइनें टिंटन एबे से ही होनी चाहिए, और ये बातें वो अपनी बहन को बताते हैं। अगले पढ़ते हैं।
द अर्थ फिल्स हर लैब विद प्लेजर ऑफ हर ओन। लाइन बतानी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। पृथ्वी फिल्स हर लैब विद प्लेजर ऑफ हर ओन, अपनी गोद को आनंदों से भरती है, प्लेजर से भरती है, ऑफ हर ओन yearning शी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, और अपनी खुद की इच्छा से जो उसका स्वभाव है उससे उसको पूरा करती है। एंड इवन विथ समथिंग ऑफ ए मदर्स माइंड, और कुछ ऐसा सोच के रखती है जो उसके मदर के, एक माँ के मन में होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब प्रकृति अपनी लैब को बड़ा आनंदों से भरती है और अपना जो उसका पुत्र होता है, मनुष्य होता है, उसको उसकी इच्छा अनुसार उसको पूरा करती है, ताकि वो दूसरी दुनिया से आया है तो इस दुनिया में रम जाए और उस दुनिया को भूल जाए। तो प्रकृति भी सेलेशियल जो पावर होती है उसको भुलाने के लिए काम करती है। तो ये लाइन्स आपको बतानी है किससे लेनी है। टिंटन एबे से ली गई हैं, इमोर्टैलिटी ओड से ली गई हैं, या टेबल टर्न के या लोसी ग्रे से। तो ऐसी बातें तो इमोर्टैलिटी ओड में ही होती हैं। एंड आई अगेन एम स्ट्रांग, अब मैं फिर से मजबूत हो गया हूँ। द कैटरैक्ट्स बिलो देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप, और जो ढलुआ पहाड़ी से जो झरने हैं वो अपनी ट्रम्पेट बजा रहे हैं। नो मोर शैल ग्रिफ ऑफ माइंड शैल सीजन रॉन्ग, मेरा दुख अब और अधिक इस सीजन को गलत नहीं कर सकता, इस मौसम को गलत नहीं कर सकता। तो ये बात देखिए, ऊपर जो कैटरैक्ट आया था वो हॉन्टेड लाइक पैसन है, और हॉन्टेड लाइक पैसन जब आएगा तो टिंटन एबे होगा, और कैटरैक्ट बिलो देयर टेम्पेंट आएगा तो आपका इमोर्टैलिटी ओड होगा। ठीक है, इस बात दोनों को अंतर कर लेना है यहीं पर, वरना यहाँ पर अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप, हमारा जो जन्म है वो एक नींद की तरह है। एंड अ फॉरगेटिंग, और एक भूलना है। द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार, और जो आत्मा हमारे साथ आई है वो हमारा लाइफ स्टार है। इसके अगली लाइन है, हैज हैथ इट्स सेटिंग एल्सवेयर, इसकी जो सेटिंग होती है वो कहीं अंत होती है। ये पूरी लाइन्स हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है, ये है पूर्व जन्म और ये है न्यू जन्म। तो यहाँ पर जो सूरज जो है वो ये सेट होता है, अंत अस्त हो जाता है, और यहाँ पर सूरज जो है वो उदय हो जाता है। तो कह रहा है जो आत्मा हमारे साथ आई है वो एक ऐसा स्टार है जिसकी सेटिंग कहीं अंत होती है और यहाँ पर आकर के उदय होता है। तो ये बातें इमोर्टैलिटी ओड की हैं, आपने समझ लिया होगा इतनी देर से। बर्न इम्पल्स फ्रॉम द बर्नल वुड, ये लाइंस बतानी किस पोएम की हैं। बर्न इम्पल्स फ्रॉम द बर्नल वुड, बर्नल वुड का मतलब होता है, सॉरी, आपका स्प्रिंग सीजन का जंगल। तो स्प्रिंग सीजन का जो वुड होता है उसका एक ही इम्पल्स, इम्पल्स माने मोटिवेशन, एक ही मोटिवेशन काफ़ी है। मे टीच यू मोर देन मैन, आपको मनुष्य से ज़्यादा सिखा सकती है। यानी कि दुनिया भर का जो ज्ञान है जो जिसे मनुष्य लोग सिखाते हैं, उस ज्ञान को बर्नल वुड का एक ही मोटिवेशन, एक ही इम्पल्स काफ़ी है। ऑफ मोरल इविल और ऑफ गुड, क्या भला है और क्या बुरा है। देन ऑल द सेज कैन, जी दुनिया भर के जितने संत महात्मा सिखाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, उन सबसे ज़्यादा एक बर्नल वुड का बर्न इम्पल्स ही सिखा सकता है। तो ये बात किससे ली गई है, टिंटन एबे से ली गई हैं, इमोर्टैलिटी ओड से ली गई हैं, टेबल टर्न से ली गई हैं, लोसी ग्रे से ली गई हैं। तो टेबल टर्न में ये बातें कहते हैं वो अपने मित्र से कि भाई इन किताबों को छोड़ो और प्रकृति के साथ आओ, प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और प्रकृति जो सिखाती है वो हेल्दियर होता है और स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि किताबें के जो पेज हैं वो तो बैरन है। इनफ ऑफ साइंस ऑफ आर्ट, बहुत हो गया
विज्ञान और कला। क्लोज अप योर बैरन लीव्स, अपनी जे बंजर पत्तियों को यानी कि बंजर किताबों के पेज को बंद करो। कम फोर्थ, आगे निकल कर आओ। एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और अपने साथ एक ऐसा दिल लेके आओ दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, जो देखता है और ग्रहण करना चाहता है, यानी कि सीखने वाला मन लेके आइए। तो प्रकृति तो बहुत कुछ सिखाती है। तो ये बात कहाँ से कही गई है? टिंटन एबे में कही गई हैं, इमोर्टलिटी ओड में, टेबल टर्न में, या लूसी ग्रे में। तो ये भी बातें भी टेबल टर्न में उन्होंने अपने मित्र से कही हैं। 10 फेयर्स इज स्टिल इन आवर डीके, ऐसा अक्सर हमारे डीके माने बुढ़ापे में होता है, यानी कि ढलती हुई आयु में ऐसा अक्सर होता है। एंड येट द वाइजर माइंड, और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। क्या करता है? मॉन्स लेस फॉर व्हाट द एज टेक्स अवे, उस बात पर कम दुख होता है जो उसकी आयु ले गई है। एंड देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, जो उसको पीछे छोड़ जाती है। तो कहने का अर्थ कभी यहाँ वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि हम अपने पुराने समय पर तो खुश होते हैं कि वो बहुत अच्छे दिन थे, अच्छे ज़माने थे, आज का दिन बहुत कष्ट भरा है। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? टिंटन नेबे, इमोर्टलिटी ओड, टेबल टर्न, या फाउंटेन अ कन्वर्सेशन। तो मेरे हिसाब से तो फाउंटेन कन्वर्सेशन होना चाहिए, क्योंकि मैथ्यू नाम का एक ओल्ड मैन है 72 ईयर्स का, और 29 के विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है। तो इसमें ये बातें मैथ्यू द्वारा कही गई हैं। तो आपका डी ऑप्शन ठीक है। गॉल्सवर्दी से भी 2-4 प्रश्न हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ फॉरसाइट सागा रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं, टू लेट, चांसरी, मनी, या मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये तो बताना कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखिए, पार्ट आपको बताते चलें, ये फर्स्ट ट्रायलॉजी है फॉरसाइट सागा की, तो जिसमें 3 तो आपके नॉवेल हैं और 2 आपके इंटरल्यूड हैं। तो देखिए, मैन ऑफ प्रॉपर्टी आपका नॉवेल है, और टू लेट भी आपका नॉवेल है, और इन चांसरी भी आपका नॉवेल है। ये फिर से लगा दे रहे हैं, टू लेट, इन चांसरी और मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों नॉवेल हैं। ठीक है, तो मनी इसमें है ही नहीं। इसके बाद इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट और अवेकनिंग, ये आपके इंटरल्यूड हैं। तो कुल मिला के 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड से ये बनी है ट्रायलॉजी। तो उस ट्रायलॉजी में मनी कहीं भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑफ ड्रामा, किस वर्क ने जॉन गाल्सवर्दी के आइडियाज ऑफ ड्रामा देखने को मिलते हैं? तो मेरे हिसाब से इन्होंने एक ऐसे लिखा है, उसमें है। तो जोसेलियन इनका नॉवेल है, आइलैंड ऑफ फार सीज अभी पढ़ा था हमने, ये भी नॉवेल है। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये आपका ऐसे है, इसी में इन्होंने दिया था। और इंग्लैंड ऑफ टू फ्री मैन, तो आपका ऑप्शन इसमें सी होना चाहिए, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द, किस ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे? रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिंडो, जिन्होंने डॉल्स हाउस लिखा था, एंड ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो ये आपके जॉन एंड पिंडो हो गए, सी ऑप्शन। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, काश मुझे एक समय मिल जाए अपनी कला को यूज करने का। एड एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आईज, ताकि मैं अपने टास्क मास्टर की नज़रों में प्रस्तुत कर सकूं, यानी कि अपने ईश्वर के सामने उनको प्रस्तुत कर सकूं। किसने कहा है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जॉन मिल्टन ने कहा है, या विलियम शेक्सपियर ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है, किसी और की रचना है? तो मेरे हिसाब से तो ये आपके जॉन मिल्टन होने चाहिए, क्योंकि ये
सोनेट है ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ऑन हिज बीइंग अराइविंग एट द एज ऑफ 23। सोनेट है जो कि 1631 में लिखा गया। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट इज गॉल्सवर्दीज मास्टरपीस। तो मास्टरपीस तो इनका फॉरसाइट सागा ही कहलाता है, तो वो देख ही लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।